SHO मेमन गोट ने मजीद कहा कि उन्होंने SSP मलिर को बताया कि हमें बगावत का मुकदमा दर्ज करने के लिए हुकूमत की इजाज़त चाहिए होगी, लेकिन SSP ने कहा कि ये इजाज़त बाद में भी ली जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक एक FIR के अलावा तमाम FIRs कानून की सही पैरवी के बगैर दर्ज की गई। अरशद शरीफ के खिलाफ आखिरी FIR 10 अगस्त को दर्ज हुई और उसी दिन अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त 2022 को अरशद शरीफ से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने थ्रेट लेटर जारी किया और यह थ्रेट लेटर पंजाब के CTD के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल के साथ सर्कुलेट किया गया, लेकिन इसे इस्लामाबाद के IG के साथ शेयर नहीं किया गया जहां अरशद शरीफ रिहाइश पजीर थे, और ना ही इसे नेक्टा के साथ शेयर किया गया जो कि एक SOP है। टीम ने इस थ्रेट लेटर की तस्दीक के लिए खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस अफसर को खत लिखा, मगर इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। सिर्फ यही नहीं, फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कीनिया में अरशद शरीफ के मेज़बान वक़ार अहमद, उनके भाई खुर्रम अहमद, सलमान इकबाल और दीगर का इंटरव्यू भी किया है और उनके साथ बातचीत का तज्जिया भी पेश किया है। फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक वक़ार कीनिया की पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी से वेल कनेक्टेड थे और जब खुर्रम ने वक़ार को बताया कि उन पर फायरिंग हुई है तो वो वक़ार अहमद ही थे जिन्होंने सीनियर पुलिस अफसरान को कॉल की। वक़ार अहमद के कीनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी NIS से भी बहुत करीबी ताल्लुकात थे। वक़ार के साथ पाकिस्तानी टीम के शुरुआती राब्तों में वो मददगार साबित हुए, लेकिन जब टीम ने उनसे सबूतों का तकाजा किया तो वक़ार टाल मटोल करते रहे और अपनी कहानी बदलते रहे। और जब वक़ार से CCTV फुटेज का तकाजा किया गया तो उन्होंने पहले रजामंदी जाहिर की और फिर कह दिया कि 19 अक्टूबर की फुटेज टेक्निकल ग्लिच की वजह से गायब हो गई है। टीम की रिपोर्ट के मुताबिक वक़ार पाकिस्तान में वेल कनेक्टेड हैं। जब टीम पहली दफ़ा उनसे मिली तो उन्होंने दावा किया कि वो MPAs और सेनेटर्स को जानते हैं और खुफिया एजेंसी के अफसर को भी जानते हैं। और जब टीम ने उनसे फुटेज का तकाजा किया तो उन्होंने पहले कहा कि मुझे खुफिया एजेंसी के अफसर से चेक करने दें। अलबत्ता ये बात वाज़ेह नहीं कि वक़ार का ये ताल्लुक 23 अक्टूबर से पहले का था या नहीं, या ये ताल्लुक सिर्फ अरशद शरीफ की मौत के बाद इंक्वायरीज़ के नतीजे में कायम हुआ है। टीम के मुताबिक वक़ार अहमद टीम के मुतादिद सवालों का जवाब देने में नाकाम हुए हैं और जहाँ तक उनके भाई खुर्रम अहमद का ताल्लुक है तो वो वक़ार के ज़ेर असर थे और वाक़यात से मुतालिक उनके मौक़िफ़ और पुलिस के मौक़िफ़ में तज़ादात मौजूद हैं। जिसके बाद टीम ने तारिक वसी और सलमान इकबाल से मुतालिक अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जो एक अहम सवाल इस इंक्वायरी में मौजूद है वो अरशद शरीफ और ARY की सीनियर मैनेजमेंट के साथ ताल्लुकात के गिर्द घूमता है। सलमान इकबाल के साथ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इंकिशाफ किया कि अरशद शरीफ ने 19 अगस्त को उनसे रब्ता किया और कहा कि उनसे फौरी तौर पर दुबई छोड़ने का कहा गया है। सलमान इकबाल के मुताबिक 19 अगस्त को अरशद शरीफ और ARY की टीम, जिसमें सलमान इकबाल के रिश्तेदार महबूब और तारिक वसी शामिल थे, उन्होंने इन ऑप्शंस पर काम करना शुरू कर दिया कि अरशद शरीफ पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ कहाँ जा सकते हैं और फिर 4 ऑप्शंस पर बात की गई जिसमें श्रीलंका, मालदीव, कीनिया और तंजानिया शामिल थे। सलमान इकबाल के मुताबिक कि अरशद शरीफ ही थे जिन्होंने अफ्रीकन मुल्क में जाने को तरजीह दी और तारिक वसी ने रज़ाकाराना तौर पर उन्हें अपने दोस्त वक़ार अहमद के जरिए इन्विटेशन लेटर भेजने की पेशकश की और वक़ार ने यह बात तस्लीम की है कि तारिक वसी उनके स्कूल के ज़माने के दोस्त थे और उनका अरशद शरीफ से कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो उन्हें अपने पास इसलिए रख रहे थे ताकि सलमान इकबाल और तारिक वसी को फेवर दे सके। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरव्यू के दौरान सलमान इकबाल ने ताउन किया और उन्होंने बराह रास्त वक़ार अहमद के मौक़िफ़ की नफ़ी की और दावा किया कि वो वक़ार को नहीं जानते। शायद वो फ्लाइट के दौरान उनसे एक दफ़ा मिले हों, लेकिन उनका वक़ार से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं था। टीम की रिपोर्ट के मुताबिक जिस सवाल का सलमान इकबाल इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके वो ये था कि अगर वो वक़ार अहमद को तारिक वसी के जरिए जानते थे तो वक़ार अहमद अरशद शरीफ की इतने बड़े अरसे के लिए मेज़बानी क्यों करेंगे। इस बात को जानते हुए कि हालात कैसे हैं, उन्होंने वक़ार पर भरोसा कैसे किया। टीम के मुताबिक तारिक वसी का किरदार भी इसमें मशकूक है क्योंकि वो वही शख्स थे जो वक़ार से बराह रास्त राब्ते में थे और जिन्होंने ये तय किया कि वक़ार अरशद शरीफ की मेज़बानी करेगा। अगर इस केस का कोई सरहदों से बाहर एंगल मौजूद है तो उसमें तारिक वसी हर उस शख्स के लिए एक अहम किरदार बन जाएंगे जो अरशद शरीफ को कत्ल करना चाहता होगा। रिपोर्ट के मुताबिक तारिक वसी की तरफ से टाल मटोल करने वाला रवैया जाहिर करने के अलावा कुछ और भी तज़ादात मौजूद थे। सलमान इकबाल ये तस्लीम करते रहे कि वक़ार से रब्ता किया गया कि वो अरशद शरीफ के लिए इन्विटेशन लेटर जारी करें, मगर अरशद के कत्ल के इब्तिदाई दिनों में ARY समेत कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स ये बताने की कोशिश करते रहे कि अरशद शरीफ कीनिया इसलिए गए हैं क्योंकि कीनिया में पहुंचकर वीज़ा मिल जाता है, यानी कीनिया की वीज़ा ऑन अराइवल पॉलिसी है। मगर वाज़े तौर पर यह केस नहीं था और ARY की इंतज़ामिया को इस हवाले से इल्म भी था, मगर कुछ ऐसी वजूहात की बिना पर जिनका उन्हें बेहतर इल्म है, इस हकीकत को छुपाया गया कि उन्होंने खुद कीनिया में अरशद शरीफ की आमद को सहूलत फराहम की थी। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान इकबाल की तरफ से दी गई टाइमलाइन में भी कुछ तज़ादात मौजूद हैं। वक़ार अहमद का दावा है कि उन्होंने फॉर्म जाते हुए तारिक वसी को फ़ोन करके अरशद शरीफ की मौत का बताया, यानी वाक़े के 30 मिनट के अंदर अंदर बताया और इसी दौरान सलमान इकबाल ने उन्हें फ़ोन करके इसकी तस्दीक की। मगर सलमान इकबाल का दावा है कि उन्होंने वाक़े के बाद 3-4 घंटे तक वक़ार से बात ही नहीं की, जबकि फैक्ट फाइंडिंग टीम को यह बात पता चली है कि सलमान इकबाल ने फ़ौज की आला क़यादत को वाक़े के 1 घंटे बाद फ़ोन करके अरशद शरीफ की मौत का बता दिया था।
ये बात वाज़ेह नहीं है कि सलमान इकबाल ने टाइमलाइन से मुताल्लिक तज़ाद क्यों तश्कील दिया। टीम की रिपोर्ट के मुताबिक टीम ने अरशद शरीफ की ज़ाती डायरी का जायज़ा भी लिया जो उनके प्रोग्राम के मुख्तलिफ स्क्रिप्ट पर मुश्तमिल थी। डायरी के एक पेज पर अहमद रास लिखा हुआ था और एक फ़ोन नंबर डेरूबी के एड्रेस के साथ दर्ज था। ये मामला मज़ीद तहकीक तलब है। कमेटी ने हाथ से लिखी हुई एक तहरीर भी देखी जो अरशद की तहरीर नहीं लगती, अलबत्ता इसकी बात की माहिरीन से वजाहत लेनी चाहिए। इसके बाद टीम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यह बात वाज़ेह है कि अरशद शरीफ फ़ौज के साथ अपनी माजी की क़ुर्बत को अपने नए एंटी एस्टैब्लिशमेंट मौक़िफ़ की वजह से बहाल करने में स्ट्रगल कर रहे थे और इस हवाले से डायलॉग कर रहे थे, आया अंदरूनी सतह पर या किसी और के ज़रिए। ये बात वाज़ेह नहीं कि अंदरूनी तनाज़ा हल हुआ था या नहीं। टीम की रिपोर्ट के मुताबिक पेंट हाउस से जो USB मिली है उसमें अरशद शरीफ की ज़ाती और ख़ानदान की तस्वीर थी और उसमें से जो सबसे अहम डेटा था वो जुल्फ़ी बुखारी की ज़ेर मिल्कियत कंपनीज़ का था। टीम की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात वाज़ेह है कि अरशद शरीफ ने मुल्क गिरफ्तारी के खौफ से छोड़ा। वो पेशावर से दुबई गए और अरशद शरीफ के साथी काशिफ अब्बासी का कहना है कि वो अपने दीगर साथियों के साथ बैठकर एक दिन अरशद शरीफ के साथ बात कर रहे थे जब अरशद शरीफ को होटल की इंतज़ामिया से कॉल आई और उन्होंने दावा किया कि होटल की इंतज़ामिया ने बताया है कि कुछ पुलिस वाले उनसे मिलने आए हैं। सलमान इकबाल ने भी इस कहानी से मुताल्लिक बताया कि एक CID अफसर सलीम अब्दुल्ला अरशद शरीफ से मिलने आए और उनसे मुत्तहिदा अरब अमारात छोड़ने का कहा क्योंकि उनकी हुकूमत पर उन्हें डिपोर्ट करने का दबाव है। सलमान इकबाल के मुताबिक उस अफसर ने अरशद शरीफ से 1.5 घंटा बात की और ये नहीं बताया कि किन हलकों से उन पर दबाव है, लेकिन सिर्फ ये कहा कि अरशद शरीफ के लिए बेहतर होगा कि वो एक ऐसे मुल्क चले जाएं जो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क ना हो। टीम के मुताबिक जब मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम से इस हवाले से पूछा गया तो उनकी तरफ से कोई ताउन नहीं किया गया। ये टीम के लिए जानना ज़रूरी है कि क्या ऐसे किसी अफसर ने दुबई में अरशद शरीफ से मुलाकात की है या नहीं। सलमान इकबाल ने एक दुबई का मोबाइल नंबर भी फराहम किया जो मुबैना तौर पर उस अफसर के इस्तेमाल में था, मगर मुकामी अथॉरिटीज़ ने इस बात की तस्दीक नहीं की। साथ ही होटल की CCTV फुटेज भी हासिल करने की कोशिश की गई, मगर इसके लिए पुलिस की इजाज़त ज़रूरी थी और हम इस मुलाकात का सबूत हासिल करने में नाकाम हुए और ऐसे सबूत के बगैर इन दावों को साबित करना नामुमकिन है। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि इस मुलाकात के बाद अरशद शरीफ ने एयरवाई दुबई की टीम के साथ मुशावरत के बाद जल्द अज जल्द दुबई छोड़ने का फैसला किया और दुबई के मकामी हुक्काम का टीम से ना मिलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ होगा जिसकी वजह से वो टीम के साथ इंगेज नहीं करना चाहते क्योंकि इससे उनका किरदार अया हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये बात नाकाबिल तस्दीक है। टीम ने अपनी रिपोर्ट के आखिर में फाइंडिंग भी दी है जिसके मुताबिक अरशद शरीफ के पाकिस्तान छोड़ने की ठोस वजूहात हैं क्योंकि उनके खिलाफ मुख्तलिफ अजला में क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए थे। इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम की तरफ से अरशद शरीफ को दुबई छोड़ने पर मजबूर किया गया। GSU के 4 एहलकार और ट्रेनिंग कैंप इस केस में किसी आले के तौर पर इस्तेमाल हुए। वकार का कीनिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस, आलमी इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस से ताल्लुक था। यह हकीकत है कि वकार ने अरशद शरीफ का ज़ाती फ़ोन और iPad को पुलिस के हवाले करने के बजाय नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के अफसर के हवाले कर दिया, जिससे इसका ताल्लुक वाज़ेह होता है। वकार का नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसी से ताल्लुक इस केस में सरहदों से बाहर किरदारों के मुलव्विस होने के इम्कान को वाज़ेह करता है। फाइंडिंग्स के मुताबिक खुर्रम ने जो बयान दिया वो मंतक और हकाइक के बरखिलाफ है। जिस सीट पर अरशद शरीफ बैठे हुए थे इसमें गोली घुसने का कोई निशान नहीं है, लेकिन उन्हें पीछे से निशाना बनाया गया और गोली उनके सीने के सीधी तरफ से निकल गई। ये ना तो उनके बैठने की पोजीशन से मिलता है, ना ही गोली चलाने वालों या गोली की सिमत से मिलता है। इस हवाले से कीनिया की पुलिस का गलत शनाख्त का मौक़िफ़ भी तज़ादात से भरपूर है। GSU पुलिस अफसरान की तरफ से दिए गए बयानात खुद ही अपनी नफ़ी करते हैं और उनका वर्जन काबिल यकीन नहीं है। कीनिया, दुबई और पाकिस्तान में मौजूद किरदारों के इस कत्ल में किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि फैक्ट फाइंडिंग टीम के दोनों अरकान ये समझते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के लोगों पर मुश्तमिल ये एक प्लांटेड टारगेटेड कत्ल का केस है, ना कि गलत शनाख्त का वाक़या है। इसके बाद टीम ने पाकिस्तान पीनल कोड और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की भी सिफारिश की है। इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट से मुताल्लिक एयरवाई के CEO सलमान इकबाल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अरशद शरीफ की मौत पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में मुतवक्के तौर पर हक़ाइक़ की कमी है। तहकीकातकारों को ज़्यादातर मालूमात जो मैंने दी हैं, जो उनके पसंद किए गए बयानी से नहीं मिलती, वो रिपोर्ट में शामिल नहीं है या गलत तरीक़े से शामिल हैं, जो अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक उनके पहले से किए गए फैसले की निशानदही करती है। मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आज़ादाना इंक्वायरी के मुतालबे को दोहराता हूँ ताकि शर्मनाक वाक़े के हक़ाइक़ साबित हों और पूरा सच सामने आ सके। अरशद शरीफ की मौत से मुताल्लिक FIR दर्ज करने का हक़ सिर्फ अरशद शरीफ के ख़ानदान के पास होना चाहिए और किसी के पास नहीं।